हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 9 का। इसमें हम देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य, कैसे नए साम्राज्यों का विकास हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियों द्वारा क्या बताती हैं और प्रशस्तियाँ होती क्या हैं। देखिए प्रशस्तियों की बात करें तो प्रशस्तियाँ जो होती हैं एक प्रकार के उस समय के अभिलेख हुआ करते थे, जो अभिलेख खुदवाए रहते थे। एक प्रकार के अभिलेख ही है ये। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि जो प्रशस्तियाँ होती थी इसमें उस समय के जो भी राजा थे, जो महाराजा थे, उन्होंने कोई ऐसा विशेष प्रकार का काम किया है जनता के हित में, तो उनकी प्रशंसा के लिए इसमें जो भी शब्द उकेरे गए रहते हैं, जो बातें कही गई रहती हैं, वो उनको प्रशंसित या उनकी प्रशंसा करने के लिए किए गए रहते हैं। ये होती हैं प्रशस्तियों की विशेषताएँ। तो आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ये एक प्रकार से ये नाटक की दिया गया है कि इसमें रोल अदा कर रहे हैं, कोई स्कूल में ऐसा हो रहा है रंगमंच। तो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वो उसमें रोल अदा करना चाह रहा है। फिर आगे इसमें कहानी इसकी बता रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो है उस पे खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहे हरिसेठ द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। हरिसेठ जो थे वो समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। जो प्रशस्तियां होती हैं एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है जिसे प्रशस्ति कहते हैं और ये संस्कृत शब्द है जो प्रशस्ति है, तो जिसका अर्थ है प्रशंसा, यानी प्रशस्ति का अर्थ है प्रशंसा, संस्कृत शब्द से बना है। इसमें दिया है कि प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 8 में हमने गौतमी पुत्र के सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था कि पता चलता है। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। जो प्रशस्तियां थीं तो आगे जाकर के गुप्त काल में इनका महत्व हमें और बढ़ता नजर आ रहा है। आइए देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में। तो इसमें दिया है कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों के जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त थे वो राजा भी थे, राजा के साथ साथ विद्वान भी थे, एक अच्छे योद्धा भी थे और एक उत्कृष्ट कवि भी थे। वो काव्य रचनाएं भी करते थे। तो जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में ये इतनी सारी प्रशंसाएं की गई हैं। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इस प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आगे देखते हैं। देखिए ये उसी वाक्य का अंश दिया गया है कि प्रशस्ति में जो लिखा गया है, योद्धा समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से लिया गया है। इसमें दिया है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों की और लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। उनकी प्रशंसा की गई, बहुत महान योद्धा थे। तो ये एक वाक्य लिया गया है, कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से। देखिए इसमें आगे दिया है कि अगर हम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 89 को अभी देखेंगे तो गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो यह मानचित्र जो है इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर ही बनाया गया है या उनके क्षेत्रों को दर्शाया गया है। हरिसेठ जो है ये 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं, उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं मानचित्र को भी। अभी मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है ये आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जो हरे रंग से देखेंगे। इसके बाद दक्षिणापथ जो हम अभी पढ़े हैं कि सप्तकर्णी उस पे अपना अगले वाला अध्याय पढ़े हैं ना कि सप्तकर्णी जो थे उस पे अपना नियंत्रण करना चाहते थे। तो दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। दक्षिणापथ लाल बिंदु, तो हम इस चित्र में देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो लाल बिंदु उधर दिखाया गया, ये दिखाया जा रहा है क्या, दक्षिणापथ।
यहाँ के 12 शासकों को उन्होंने हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, और फिर बाद में उन्होंने उनको अपने शासन करने के लिए फिर उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद दिया गया है पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ इसमें आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनके आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे ये लोग। फिर एक बाह्य इलाके के शासक जो थे इन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो श्रीलंका के शासक थे वो भी, और अपने पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो जो नीले रंग से दिखाया गया है हम देख रहे हैं इसमें, देखिए ये जो रंग दिखाया गया है यहाँ का है कि इस पे भी उन्होंने अपना अधिकार किया। यहाँ के राजा जो थे, श्रीलंका का राजा यदि समुद्रगुप्त से हारे तो फिर क्या किए, उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया। यहाँ पे देखिए ये गुलाबी रंग से दिखाया गया है। देखिए इसमें जो ये हरे रंग से दिखाया गया है ये वाला जो क्षेत्र है ये आर्यावर्त का है। यहाँ के भी राजाओं को जो समुद्रगुप्त थे हराए, और हरा करके उन्होंने उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। ये जो क्षेत्र है आपका इसमें दिखा रहा है गुलाबी रंग से, ये आंतरिक राज्य था, आंतरिक राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया था। आगे हम देखते हैं, देखिए ये सब यहाँ पे कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा ये प्रमुख यहाँ के राज्य थे। दक्षिण में आपका पल्लव, कांचीपुरम, चोल, मदुरै, चेर पांड्य ये तो यहाँ के वंश थे, इनका प्रभुत्व था। देखिए ये अरिकामेडोम ऊपर पड़े थे, ये यहाँ का बंदरगाह में तमिलनाडु में उस समय देखने को मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं वंशावलियां। सबसे पहले विक्रम संवत देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजदूत थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। जो विक्रम संवत हम देखते हैं पढ़ने को हमें मिलता है तो जोड़ा जाता था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पे क्या कि विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की। जब उन्होंने शकों पे अपना विजय स्थापित किया, उनको जीता, तो उन्होंने क्या कि शक संवत जारी की तब से, तथा विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। शकों पे विजय के बाद ये दो मुख्य कार्य किया। शक उन्होंने विक्रम संवत जारी की और फिर खुद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसमें आइए वंशावलियों के बारे में देखते हैं। देखिए दिया है कि जो अधिकांश प्रशस्तियां शासक जो थे शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं, और यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताते हैं। जो उनकी माँ थी, उनकी माँ कुमार देवी, ये थी लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता जो थे चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, यानी वो थी माँ लिच्छवीगढ़ की, और उनके पिता जो थे ये थे गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की आगे जाकर के महाराजा धीराज की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व क्या था, बढ़ता गया गुप्त वंश का। देखिए दिया है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है, और उनके बारे में जो अभिलेख थे सिक्कों से पता चलता है। इन सारे चीजों से उनके बारे में जानकारी मिलती है। और उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वही उन्होंने क्या किया, शकों को परास्त किया। परास्त करने के बाद विक्रम संवत जारी किया, और फिर उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसमें देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में। जिस तरह हमें गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चला है, जानकारियां मिली हैं, उसी तरह से कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। उनकी जीवनी से उनके बारे में जानकारी पता चलता है। ऐसे एक राजा हर्षवर्धन थे।
हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, इनके हम जानते हैं ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और उसमें ही उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी जिसे हम हर्षचरित के नाम से जानते हैं। तो कवि बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का उन्होंने वर्णन किया हुआ है और चीनी यात्री श्वेन-त्सांग या ह्वेन-सांग के नाम से भी जानते हैं, जिनके बारे में हमने अध्याय 8 में पढ़ा है। काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे जो ह्वेन-सांग है, वे हर्ष के दरबारी कवि बने और काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है ह्वेन-सांग ने हर्षवर्धन के दरबार के बारे में। देखिए इसमें दिया है कि हर्ष जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे और अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा वो बने थे। तो जब उनके पिता और भाई की जब मृत्यु हो जाती है तो वो थानेसर के राजा बनते हैं। उनके जो बड़े भाई थे वो थे प्रभाकर वर्धन। देखिए उनके जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। इनकी एक बहन थी, दो पुत्र थे, दो भाई थे, प्रभाकर वर्धन और ये होंगे हर्षवर्धन। और राजश्री देखने को मिलता है इनके बहन थे। तो इनका जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला इनके बहनोई को, तो हर्ष ने क्या किया, हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया। आगे है कि मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पे नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य राजा थे, चालुक्य वंश के पुलकेशियन द्वितीय, उन्होंने उनका मार्ग रोका। आगे इसमें हम देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इनके प्रशस्तियों से उनके बारे में क्या प्रशंसाएं मिली हैं, क्या जानकारियां दी गई हैं। तो इसमें दिया है कि इस काल में जो थे पल्लव थे और चालुक्य, ये दक्षिण भारत के देखे तो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, या कहें कि इनका प्रभुत्व था, इनका नियंत्रण था पल्लव और चालुक्यों का। जो पल्लव थे तो पल्लवों की जो थी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में ये से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि जो चालुक्य थे, चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यानी कावेरी के बीच आपका पल्लवों का था राज्य विस्तृत और राजधानी, और जो चालुक्य थे, चालुक्यों का आपका राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य जो थे, चालुक्य वंश की राजधानी थी एहोल। एहोल अपनी राजधानी स्थापित की थी, चालुक्यों ने बनाई थी और यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया एहोल, जहाँ कई मंदिर बने। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर हुआ करते थे उनको ये निशाना बनाते थे आक्रमण के लिए। जो पुलकेशिन द्वितीय है ये सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली। और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है कि हाँ, पुलकेशिन द्वितीय जो थे सबसे प्रसिद्ध थे, महान थे। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर पर देखें तो पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो पुलकेशिन द्वितीय राजा बने तो अपने चाचा से राज्य लेकर और फिर ये राजा बनते हैं। देखिए आगे दिया है कि जो रवि कीर्ति के अनुसार जो उनके दरबारी कवि थे बताते हैं कि उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों पे अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन रवि कीर्ति जो कवि थे वो बताते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो शक्तिशाली था इसलिए राजाओं को हराते जाता था। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन ही थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश आते हैं, चोल वंश आते हैं। इन्होंने इन दोनों कहेंगे वंशों को, चालुक्यों को हराया। पल्लवों चालुक्यों को अंततः फिर हार का सामना करना पड़ा। और इनके बारे में
आइए देखते हैं, इसमें दिया है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। भूमि कर लेते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए इसमें। राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे दिया है, आगे कुछ जानकारियां दी है कि कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते गए थे। जैसे कवि हरिशेर अपने पिता की तरह ही महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अधिकारी बन गए थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेर एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री बन गए थे हरिशेर। संभवतः संभवतः वहां के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, जो नगर श्रेष्ठी थे ये मुख्य बैंकर के रूप में जाने जाते थे। या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलिक जो था मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे। ये मुख्य वहां के कहेंगे जो प्रशासन में मुख्य व्यक्ति थे ये हुआ करते थे। नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, मुख्य शिल्पकार और कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग, ये वहां का कहें कि आधिकारिक पद हुआ करता था। आगे देखते हैं, आगे है कि इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। फिर उनके पास शक्ति हुई, फिर अपना वो अलग राज्य स्थापित कर लेते थे। आगे दिया है कि एक नए प्रकार की सेना, तो नए प्रकार की सेनाएं इसमें कैसे शामिल हुई। देखिए, इसमें दिया है कि कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या थे, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। और पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्या करते थे, सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था, भूमि दे दिया जाता था। उनसे वो करों को एकत्र करके अपना वेतन प्राप्त करते थे। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इसे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जो कर जुटाते थे, युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे, सामंत। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो सामंत और स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। यदि कि शासक दुर्बल हुआ और सामंत मजबूत हुए तो फिर सामंत अपने राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगते थे। देखिए, दिया है कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी। सभाओं में था कि जो पल्लव थे, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों को जो भूस्वामी थे, ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने के बाद कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, नगरम कहा जाता था। जो वहां के जो व्यापारी होते थे तो नगरम होता था, नगरम कहा जाता उनको। जो व्यापारियों का समूह था वो कहलाते थे नगरम। और इसके बाद दिया है कि संभवतः इन सभाओं का पर धनी तथा शक्तिशाली, जो शक्तिशाली थे भूस्वामी, इन और व्यापारियों का नियंत्रण था। और बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम में करते रहे। और भी स्थानीय सभाएं होती थी जो सामान्य प्रकार की थी। तो इस प्रकार की उस जमाने में आम लोगों का जीवन कैसा था, आइए देखते हैं। जनसाधारण लोग कैसे थे, जीवन कैसी थी उनकी। देखिए, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। राज दरबार का जो भी जीवन का चित्रण था वो काफी अच्छी तरह से कालिदास ने अपने नाटकों में किया है। नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग जो साधारण लोग थे, जो महिलाएं थी, वो क्या बोलते थे, प्राकृतिक भाषा बोलती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा
और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी बताया गया है। सब लोग ये नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम सुने होंगे कालिदास का। और कालिदास जो है विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, उनमें हमें देखने को मिल जाएगा। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई, तो इससे हमें उसके उस समय की जो आम जनता थी उनके बारे में जानकारियां मिलती हैं। देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, वो उससे फिर उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, तो उसे पता चलता है कि आम जनता का जीवन कैसा रहा होगा। देखिए, इसमें दिया है कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली और यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, परंतु दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा को उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ क्या करते हैं, शराब खाने चल पड़े। इस तरह से दिया है। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? तो ऐसा नहीं बर्ताव किया जाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा कि हाँ, तुमने यदि कोई चीज पाया है तो इसको तुम ला कर यहाँ जमा कर रहे हो। तो लेकिन उस समय ये बता रहे हैं कि एक तो वो बेचारा बताता है कि मुझे अंगूठी मिली है, तो उस पे उल्टे ही उस पे चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। तो इस प्रकार के आम जनता का जीवन के बारे में थोड़ा सा इस पे ये कहें कि प्रकाश डालने का प्रयास किए हैं कि कैसा था। देखिए, इसमें जो चीनी यात्री आए थे हर्षवर्धन के दरबार में थे, हर्षवर्धन के, तो देखते हैं कि जो जो फासियन या वेनसांग थे, इनका ध्यान जो था उन लोगों के दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, जिन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। और वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो क्या करते थे, सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचते। तो इस प्रकार के अछूतों की भी व्यवस्था ये करते हैं वेनसांग। देखिए, आगे दिया है कि एक जगह जो बाण भट्ट थे, तो जो बाण भट्ट कवि थे, ये बताते हैं कि अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, देखिए राजा की सेना के बारे में यहाँ दिया गया है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपायों में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान में बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले इत्यादि चीजें थी। यानी कहेंगे शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के की प्रधानता थी और विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पे लाद कर ले जाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे राजा की सेना। रास्ते में जो गांव पड़ते थे, गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही गुड़ फूलों को उपहार लाते थे, जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध हो उनके पास तो उनके सामने रख सके। तो ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के काफिले में जूते जो बैल इस हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। और बाण भट्ट लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब कोई सेना किसी गांव से जाती थी। तो इन्होंने ये बताया है, मतलब इन मुख्य मुख्य जो कवि हैं इनकी रचनाओं से, इनके नाटकों से हमें पता चलता है कि आम जनता कैसा था, आम जनता का जनजीवन कैसा हुआ करता था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।